हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरी एलिजिबल टेस्ट में आपका। जैसे कि आपको 10 तारीख तक 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल MCQ 50 क्वेश्चन आपके लिए पर डे क्लास रोज़ रात 8 बजे क्लास चलेगा। तो चलिए, पार्ट 1 वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार स्पेशल करके। ये पार्ट 2 वीडियो है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। पहला सवाल, क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य आपका है ज्ञान को व्यवस्थित करना। ठीक है, ज्ञान को व्यवस्थित करना। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, डीडीसी का पूरा नाम बताइएगा। डीडीसी का पूरा नाम। डीडीसी सबसे पहले बना कब है? तो 1876 ईस्वी में बना है। ठीक है, मेलविन डेवी के प्रयासों से बना है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और ये ऐसा इसलिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यही एस्टेट में आएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि बिहार सात क्षमता में क्वेश्चन ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। बिहार सात क्षमता क्वेश्चन को देखते हुए अकॉर्डिंग बिहार में जो एग्जाम हुआ है लाइब्रेरियन का, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है ललिन एकेडमी के द्वारा स्पेशल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया है? कोलन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा आपका 1933 ईस्वी में हुआ विकसित। किसके द्वारा? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आज का, फोर्थ क्वेश्चन, लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? तो लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य किताबों की पहचान कराना। कैटलॉग कार्ड आपको जानना अनिवार्य है। कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कि कैटलॉग कार्ड का साइज कितना होता है। ठीक है, तो कैटलॉग कार्ड का साइज याद रखना अनिवार्य है। और CC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का पूछेगा कि मेन उसके अकॉर्डिंग कितने बनते हैं और ACR 2 के अकॉर्डिंग कितने मेन क्लास बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल इसका कार्ड का साइज है आपका 12.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आज का। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है कि कॉल नंबर खास तौर पे पूछा जाएगा कि कॉल नंबर किसको बोलते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लास नंबर और बुक नंबर को मिलने से कॉल नंबर बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा। छठा क्वेश्चन आज का कि डीडीसी में कुल कितनी मेन क्लासेस है? तो मेन क्लासेस है डीडीसी में आपका 10 मेन क्लास है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि 10 मेन क्लास कौन कौन से हैं। सबसे पहले 00 से लेकर 900 तक होता है। ठीक है, तो 00 में आपका खास तौर पे कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, जनरल। और 100 में आपका खास तौर पे साइकोलॉजी। ठीक है, 100 में आपका साइकोलॉजी आता है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। और 500 में आपका प्योर साइंस, याद रखिएगा, प्योर साइंस बोला जाता है। 600 में आपका आर्टिफिशियल खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक साइंस आता है। ठीक है, और 700 में आपका आर्ट्स आता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये कई बार सवाल में आ चुका है। 700 में हो गया। 800 में आपका लिटरेचर आता है। और 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। चलिए, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आपको हम बता देते हैं कि यूडीसी के अकॉर्डिंग 400 में जो अभी आप पढ़ें कि लैंग्वेज आता है, 800 में आपका लिटरेचर आता है। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है यूडीसी में, और 400 में यूडीसी में कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे 800 में आपका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों मिलता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टेट का ही क्वेश्चन है, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ऐसा ही सवाल आपको स्टेट में पूछा जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। हार्ड पढ़ के जाइएगा, पता चला नहीं आया तो अफसोस की रहेगा। इससे अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे 7 क्वेश्चन। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए 5 लॉ सबसे पहले कब आया है। तो 1928 में तो बना है, परंतु प्रकाशित कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1931 में प्रकाशित हुआ है। और फिर उसके बाद 1931 में प्रकाशित हुआ है, तो किसके द्वारा आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो
डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबसे पहला है। और सबसे पहले कि 5 लॉ आप याद रखना अनिवार्य है कि 5 लॉ में पहला लॉ क्या है, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक को, दूसरा लॉ क्या बोलता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा लॉ क्या बोलता है तो प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, ठीक है। चौथा लॉ क्या बोलता है तो चौथा लॉ बोलता है कि पाठक का समय बचाएं। और पांचवा लॉ क्या बोलता है, पांचवा लॉ आपका रहेगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। आप ये सब इंपॉर्टेंट नोटिस आप लिखते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कैटलॉग में प्रविष्टियां किस आधार पर होती है। तो सब्जेक्ट कैटलॉग, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो विषय के आधार पे किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। राजस्थान अभी ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल आ चुका है। फिलहाल 9 क्वेश्चन आज का। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ क्या है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ क्या है तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ आपका है कि विषय अनुसार व्यवस्थित सूची किया जाता है, विषय अनुसार व्यवस्थित सूची किया जाता है। और एक बड़ा नोटिफिकेशन जब आपका 9 और 10 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें से अफसोस की बात है बिहार वाले छात्र के लिए कि डोमिसाइल लागू है परंतु 90% ही लागू है। 10% छात्र आपका बिहार से बाहर के लोग आएंगे ही, जनरल में फ़ाइट करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा जितने भी जनरल वाले लोग हैं उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के लोग रहेंगे, यूपी के लोग रहेंगे, मतलब कई अलग स्टेट के रहेंगे ही। तो आपको कट ऑफ उस समय जनरल का हाई कट ऑफ जाने की संभावना रहेगा, तो आप लोग तैयारी थोड़ा ज़बरदस्त कीजिएगा। मैं जनरल वाले ख़ास तौर पे उन बच्चों को बोलूँगा कि तैयारी आप लोग बढ़िया से रखिएगा, लड़का हो या लड़की। चलिए फिलहाल 10वां क्वेश्चन, चेन प्रोसेस किससे संबंधित है। चेन प्रोसेस आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। डीडीसी, जैसे कि हम आपको जस्ट बताएं डीडीसी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि 1876 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा तो मेलविन डेवी के द्वारा प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन आज का कि कोलन क्लासिफिकेशन सिंबल किस चिन्ह से है तो आपका कोलन से है, ठीक है। बी होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन आज का कि लाइब्रेरी कैटलॉग का आकार क्या है। लाइब्रेरी कैटलॉग का आकार क्या है, किताबों की पहचान कराना, किताबों की पहचान कराना। आपका कैटलॉग एक सवाल रहेगा कि लाइब्रेरी कैटलॉग और क्लासिफिकेशन किस लॉ के अंतर्गत आता है, 5 लॉ में से किस लॉ के अंतर्गत आता है तो बताइएगा कमेंट में करके। फिलहाल 14 क्वेश्चन आज का, डीडीसी में 500, अभी जस्ट हम आपको 10 मेन क्लास बता चुके हैं, बताइएगा फटाफट कमेंट में कि किस विषय को प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे कि अभी हम आपको जस्ट बताएं कि आपका साइंस 500 में आता है, आर्ट्स किस में आता है तो 700 में आता है, ठीक है। 700 में आर्ट्स आता है और 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है और लिटरेचर जैसे कि हम आपको बताएं कि 800 में आता है। तीनों याद रखिएगा, जस्ट आपके तुरंत अभी हम आपको समझाएं इसको, ठीक है। 800, 700 और ये इधर 500, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑथर कैटलॉग में प्रविष्टियां किसके आधार पर होती है तो ऑथर कैटलॉग में आपका प्रविष्टियां लेखक के आधार पर होती है, लेखक के आधार पर होती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है, कटर टैब का प्रयोग किस में होता है तो इसका आंसर होगा कैटलॉगिंग में होता है, कैटलॉगिंग में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके लिए नया मैं बुक लाने वाला हूँ खास तौर पे बिहार स्टेट के लिए कि जितना भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बस आप ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, महा मैराथन ज़बरदस्त आएगा आपके लिए। फिलहाल 17 क्वेश्चन आज का कि डीडीसी में 900 का अर्थ क्या है। 900 का अर्थ अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन आज का, एक्सेस रजिस्टर, एक्सेस रजिस्टर का संबंध किससे है तो इसमें आपका साइज भी पूछेगा तो याद रखिएगा 16 × 13 बोला जाता है।
साइज रहता है। और एक्सेस रजिस्टर में इसका आंसर आपका बुक। लेकिन इसका आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक्सेस रजिस्टर आपका ये सबसे बड़ा जो आप साइंस नेचर करते हैं वो कॉलम भी पूछेगा आपसे कि कितने कॉलम का होता है। तो अकॉर्डिंग बाई 11 से लेके 14 अकॉर्डिंग रहता है कि आपका इसमें कॉलम रहता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से याद रखिएगा, कई बार ये सवाल में आ चुका है। चलिए फिलहाल 19 क्वेश्चन आज का। चैन इंडेक्स किसने विकसित किया है? तो चैन इंडेक्स आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के ही द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन जी का याद रखिएगा कुछ परिचय। क्या याद करना है? तो सबसे पहले इनका 12 अगस्त जो लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ के रूप में, लेकिन रियल डेट ऑफ बर्थ इनका 9 अगस्त से। सवाल ज़्यादातर 12 अगस्त से ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इनका जन्म याद रखिएगा, कई बार सवाल में आ चुका है। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 220 डीडीसी में किससे संबंधित है? 220, तो डीडीसी में इसका 220 का आंसर होगा आपका। याद रखिएगा 220, जैसे कि 200 में हम आपको बताए थे कि रिलीजन से संबंधित है, ठीक है। 200 में आपका रिलीजन से संबंधित है, तो उसी के अकॉर्डिंग 220 में बाइबल से संबंधित है, बाइबल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलिएगा। 21 क्वेश्चन आज का। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास नंबर किसका है? क्लास नंबर किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए विषय से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक नंबर किससे है? तो लेखक से है। ये वन लाइनर क्वेश्चन, खास तौर पे मैं आपको एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ। चलिए ये कई बार सवाल में आ चुका है। ऑपैक का पूरा नाम आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। ऑपैक का पूरा नाम होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। ये रट लीजिएगा, ये सारा का सारा आपका बिहार क्षमता में आया हुआ है। मैं ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं करवाता हूँ क्योंकि आने की संभावना 100% है, क्योंकि सरकार के पास अभी टाइम है नहीं, तो वो बिहार क्षमता में फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम हुआ है जस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर से क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, फिर बीपीएससी के लिए मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन दिखा दूंगा, परंतु वो राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादातर लाया जाएगा। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 24 क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट किसका उदाहरण है? मैं माफ़ी मांगूंगा, कुछ दिन आपका क्लास नहीं चला था। फिलहाल सब्जेक्ट हेडिंग आपका कैटलॉगिंग से संबंधित है, कैटलॉगिंग से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन आज का। AACR का पूरा नाम क्या है? AACR का पूरा नाम क्या है? तो AACR का एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स से संबंधित है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन आज का कि डीडीसी में 23वां एडिशन कब प्रकाशित हुआ है? सॉरी, इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो चुका है, 2000 यहाँ पे 12 कर देना चाहिए था, ठीक है, गलत दिया हुआ है। लास्ट प्रिंट आपका 2011 और 12 दिया जाता है, और इसमें ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है, BFDV के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन में सबसे यूनिट क्या है? तो फैक्ट यूनिट है। कोलन क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी यूनिट है फैक्ट, ठीक है। चलिए 27 कोलन क्लासिफिकेशन किससे है? तो फैक्ट से है। चलिए 28 क्वेश्चन आज का कि प्री कोऑर्डिनेशन इंडेक्सिंग क्या बोल रहा है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक का उदाहरण है, किससे है? तो चैन इंडेक्स से है, चैन इंडेक्स से है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। 29 क्वेश्चन है, देखिएगा। 900 क्लास में से 920 किसको दर्शाता है? 900 आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आता है। मेन क्लास याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए, और जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि रिलीजन आपका 200 में आता है, ठीक है, और लिटरेचर आपका पता होना चाहिए कि 800 में आता है लिटरेचर, और आपका फिलॉसफी आता है आपका 100 में आता है, ठीक है। तो फिर बचा कौन? तो आपका बायोग्राफी आता है आपका 920 में, ठीक है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सेल्फ लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेल्फ लिस्ट का प्रयोग कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है। कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन आज का। 31 क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी कैटलॉग का डिक्शनरी कैटलॉग किस प्रकार का है? तो ये आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी कैटलॉग डिक्शनरी कैटलॉग का अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है। ये कई बार आप विजिट कभी किए होंगे लाइब्रेरी साइंस करते समय, तो आपको इस समय विजिट के तौर पे दिखाया गया होगा। विजिट नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। एक्सपीरियंस का वैकेंसी मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपके लिए। वैकेंसी जैसे कि जानकारी चाहिए आपको तो ललिन एकेडमिक के द्वारा इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको वैकेंसी भी बताता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल 32 क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है? 32 क्वेश्चन कि सब्जेक्ट कैटलॉग बनाने के लिए कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो लाइब्रेरी LCSS का प्रयोग किया जाता है। तो ज़रा इसका हम कई बार सवाल में बता चुके हैं जवाब कि ये कब बना है, ये बताइएगा कमेंट में आप। फिलहाल बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क सबसे पहले आया कब है? याद रखिएगा, फुल फॉर्म से पहले याद रखिएगा 1960 ईस्वी में मार्क आया है। मार्क 1 पूछेगा आपसे कि मार्क 1 कब आया है, तो 1966 में आया है मार्क 1। मार्क 2 भी कई बार सवाल में आ चुका है, तो मार्क 2 बोलिएगा कि 1968 में आया है। 1968 में आया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क 21। मार्क 21 के बारे में कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। तो मार्क 21 आपका बना है 1999 में बना है। 1999 में बना है। आप देख सकते हैं एक सवाल से मैं आपको 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 4 से 5 सवाल मैं बता देता हूं। फिलहाल इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग। और यही सवाल आपका बिहार स्टेट जैसे कि लाइब्रेरी का स्टेट होगा तो यही सब सवाल आएगा। मैं गारंटी करता हूँ 100% क्वेश्चन। हार्ड पढ़ के मत जाइएगा, पता चला कि यही सब सवाल आएगा और इस सब पे आप फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर टीचर इस पे गलती कर रहे हैं, नहीं ध्यान दिलवा रहे हैं, और आप लोग भी खुद गलती कर रहे हैं कि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि यही सब सवाल आया, क्योंकि बिहार सक्षमता का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि बिहार सक्षमता में ऐसे ही सवाल आया था, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन किस टाइप का स्कीम है? तो आपको कोलन क्लासिफिकेशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन सबसे पहले कब बना है? ये फैक्ट एनालिसिस है, स्कीम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि कब बना है, तो 1933 ईस्वी में बना है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और कोलन क्लासिफिकेशन कितने अभी तक प्रकाशन हो चुका है, कितना प्रकाशन हो चुका है? तो 7 बार प्रकाशन हो चुका है। तो 7वां प्रकाशन लास्ट एडिशन कब आया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1987 में लास्ट एडिशन आया है। तो डॉक्टर रंगनाथन जी का डेट वो तो मर चुके थे। 7वां एडिशन कौन लाया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा खुद बनाया गया था, शारदा रंगनाथन। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 7वां एडिशन बनाया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन आज का। 35 क्वेश्चन है शेयर लिस्ट किससे संबंधित है? शेयर लिस्ट किससे संबंधित है? तो शेयर लिस्ट आपका सब्जेक्ट हेडिंग से संबंधित है। सब्जेक्ट हेडिंग से संबंधित है, बी होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग तो बता नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर पूछ चुका है, LCSS का पूरा नाम पूछ रहा है। सॉरी, तबीयत थोड़ा डाउन है। क्या बोल रहा है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग बोला जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग बोला जाता है। अब चलते हैं आगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुक नंबर देने की सबसे पद्धति। तो ये स्पेशल आपके लिए बनाया गया है बिहार सक्षमता को देखते हुए ललिन एकेडमिक के द्वारा, तो ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा है? 37 क्वेश्चन, बुक नंबर देने की सबसे प्रसिद्ध विधि कौन सी है? तो कटर्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है, टैब का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC को किस प्रकार के क्लासिफिकेशन कहा जाता है? DDC को आप बोल सकते हैं तो फैक्ट भी बोल सकते हैं, स्पेशल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल आपका बी दिया गया है, इनुमेरेटिव बोला गया है,
ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर देख सकते हैं, इसमें क्लास नंबर ज़्यादा ऐड कर दिया गया है क्योंकि सवाल डीडीसी से क्लास नंबर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर 600 डीडीसी किस पद्धति का करता है, प्रतिनिधित्व करता है? तो 600 जैसे कि हम आपको बता चुके थे टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। फिलहाल जैसे कि फिर से याद रखिएगा, लिटरेचर कब आया है तो 800 में आया है लिटरेचर, आर्ट्स आपको 700 में आया है, रिलीजन आपका 200 में आया है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 600 पे तो आपको पता ही होगा। 40 क्वेश्चन आज का, 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज का। तो आप बस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल जिनका एग्ज़ाम अभी रेलवे का है, अभी रेलवे लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, 12 तारीख को ही होने वाला है, 10 से 12 तारीख के बीच में होने वाला है। जिनका ये एग्ज़ाम है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। 40 क्वेश्चन है, एनालिटिक्स एंट्री किस कैटलॉगिंग में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर होगा डिक्शनरी कैटलॉग में पाई जाती है। रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। देख सकते हैं 41, आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, 41 क्वेश्चन हो रहा है। यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? तो यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य है आपका अनेक पुस्तकों पुस्तकालय में संयुक्त पुस्तक सूची करना यूनियन कैटलॉग कहलाता है। ठीक है, रेलवे वाले के छात्र जो दे रहे हैं अभी एग्ज़ाम या राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम, फिलहाल देख सकते हैं बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपके लिए। फिलहाल 42 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए KWIC का पूरा नाम बताइएगा। तो इसका आंसर होगा के वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन, DDC का 370 का अर्थ क्या है? 370, 300 सबसे पहले तो याद करिए 300 में क्या आता है, तो 300 में आपका आता है सोशल साइंस आता है। ठीक है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है, तो उसी में एजुकेशन आपका 370 में दिया गया है। ठीक है, लिटरेचर कब आता है तो 800 में आता है, मेरे साथ बोलते चलिए। टेक्नोलॉजी कब आता है तो 600 में आता है। हिस्ट्री कब आता है तो आपका 900 में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर 800 का क्लास नंबर DDC किससे संबंधित है? ये लिटरेचर से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन हो चुका है, अब 45 क्वेश्चन आज का। एनालिटिकल सिंथेटिक्स स्कीम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कोलन क्लासिफिकेशन, CC को कहा जाता है, CC को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46 क्वेश्चन आज का। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैटलॉगिंग कार्ड, जैसे कि कार्ड का हम साइज़ हम आपको बता चुके थे 12.5 सेंटीमीटर, ये मीटर पूछा जा रहा है, और सॉरी, और फिर 7.5 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें इंच पूछा जा रहा है। तो इसमें इंच आपका 3x5 होता है, 3x5। ये कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज़्यादा सारा का सारा आपका आया हुआ है बिहार सक्षमता के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म किससे माना जाता है? तो एशिया 2 को माना जाता है। तो एशिया 2 कब आया है तो आपको पता होना चाहिए 1978 में आया है। रिवाइज पूछेगा आपसे तो 1988 में बोल दीजिएगा, 10 साल बाद बोलिएगा। एशिया 1 कब आया है तो 1967 में बोल दीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक सवाल से मैं 10 क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। मैं बस चाहता हूं कि कैसा लग रहा है क्लास बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करते चलिएगा। UDC का पूरा आप फुल फॉर्म बताइएगा। UDC का फुल फॉर्म सबसे पहले तो याद रखिएगा, UDC कब बना है तो 1905 ईस्वी में बना है। UDC किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बनाया गया है। और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर होगा आपका ए होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। रोज़ रात 8 बजे आपका ये क्लास ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को बहुत ही कम लाइक और शेयर हो रहा है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। 49 क्वेश्चन है आज का। चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए
चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग क्लासिफिकेशन में किया जाता है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसा लगा पीडीएफ ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसके लिए स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। ISBN बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये भी आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। पर डे यही आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्लास कैसा लगा बताइएगा। फिर उसके बाद यूनिट 3 बनाया जाएगा मैनेजमेंट, आपको पर यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूनिट वाइज क्लास रहेगा आपका। फिलहाल ISBN नंबर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ISBN नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आपका 10 डिजिट का होता है। ठीक है, और उसके बाद 2006 के पहले आपका 10 डिजिट का हुआ करता था, परंतु 1 जनवरी 2007 के बाद आपका ये 13 डिजिट का होने लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 10 डिजिट का पहले कब होता था, तो 2006 के पहले। कोई भी अभी आपके पास फ़िलहाल कोई भी बुक है तो उसका लास्ट पेज में देखिएगा आपका अंडरलाइन करके दिया होगा अंक। ठीक है, और ये एक सवाल आप पूछेगा कि 13 डिजिट में कितने भागों में है, तो 5 भागों में विभक्त है। और 10 डिजिट में पूछेगा तो 4 भागों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ISBN नंबर। ISBN नंबर सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो RRLF के द्वारा प्रदान किया जाता है। RRLF के द्वारा। RRLF कब बना है, तो 1972 में बना है। 1972 ईस्वी में। कहाँ इसका मुख्यालय है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ISBN नंबर, और ये आपके लिए स्पेशल ये क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का क्लास था। या कोई भी अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होगा तो आपसे डेवलपिंग या नेटवर्किंग से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। तो आप इस बात को गौर करते हुए आज का पहला सवाल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए करते हैं। पहला सवाल क्या है, इन्फ्लुएनेट का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए ये बना कब है और किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बनाया गया है आपका 1991 में ईस्वी में बना है। ठीक है, और ये खास तौर पे एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए है स्पेशल। ठीक है, उसके बाद आपका UGC, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, ध्यान कहीं और होगा आपका। फिलहाल ध्यान मेरे तरफ कीजिए और बातों को गौर करते हुए आगे बढ़िएगा कि UGC के द्वारा इसे बनाया गया था खास तौर पे एकेडमिक लाइब्रेरी को देखने के लिए। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा कि कोहा लाइब्रेरी, कोहा सॉफ्टवेयर, आप कई बार सुने होंगे। कोहा सॉफ्टवेयर आपका इन्फोनेट के ही द्वारा 1999 में आया है। ये स्पेशल ये फ्री सॉफ्टवेयर है। आप लोग सॉफ्टवेयर का यूज कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी आप जॉब जाते हैं तो कोहा या सोल का सॉफ्टवेयर यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन से आपका 3 सवाल बन चुका है, 4 सवाल, और फिलहाल इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता है इन्फ्लुएनेट का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब सेकंड सवाल में आते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये फिलहाल। चलिए, डेलनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, खास तौर पे इसका स्थापना, डेलनेट की स्थापना 1998 में किया गया है। डेलनेट की स्थापना आपका 1998 में किया गया। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और मेरे बातों को गौर कीजिएगा तो याद होता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। OCLC का सबसे पहले फुल फॉर्म इसलिए मैं गौर कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे छात्र लोग रेलवे का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो बोल रहे थे कि सर फुल फॉर्म ज़्यादातर RDA का पूछा गया था, जो मैं उनको बताया भी था। RDA का फुल फॉर्म था, CAS का था, और आपका ISBD का फुल फॉर्म था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल था, तो इसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि बिहार स्टेट जब भी होगा आपका तो 10 से 15 सवाल आपसे फुल फॉर्म ज़रूर पूछेगा। तो सवाल है आपका कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये पॉइंट में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना ओहिया कॉलेज, ठीक है, ओहिया कॉलेज में हुआ है, 1967 में हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपका USA में हुआ है। इसके अभी मुख्यालय कहाँ है, तो USA में है, ओहिया में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा ये बार बार पूछता है सवाल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास को
लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल जैसे कि हम आपको बताए थे इन्फ्लुएनेट के बारे में, पहला ही सवाल में कि इन्फ्लुएनेट कब बना, कैसे बना। ये एकेडमिक लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी को ध्यान दिया जाता है इस पर, और ये अहमदाबाद गुजरात में है, गांधीनगर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख्यालय आप याद रखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट रखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इस बार जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, राजस्थान का हो या रेलवे का हो या KBS DSSB का फ़िलहाल अभी हुआ है एग्ज़ाम, MP का हुआ है, तो सारे एग्ज़ाम में आपको एक गौर कीजिएगा क्वेश्चन को कि ज़्यादातर डेवलप मतलब लाइब्रेरी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर गौर कीजिएगा। फ़िलहाल 5 क्वेश्चन आज का। नैस्डैक अब किसके नाम से जाना जाता है? तो नैस्डैक को अब जाना जाता है निस्केयर के नाम से जाना जाता है। और नैस्डैक का फुल फॉर्म बताइएगा। तो नैस्डैक को आप कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोला जाता है, ठीक है। निस्केयर के अब नाम से अब ये अब चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सोल सॉफ्टवेयर याद रखिएगा कि सोल सॉफ्टवेयर आपका 1999 में आया है, ठीक है। और ये आपका इन्फ्लुएनेट के द्वारा लाया गया है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, इन्फ्लुएनेट के द्वारा लाया गया है और ये एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं कल पिछले वाले वीडियो में समझाया हूँ कि लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर 3 प्रकार के माने जाते हैं। तो पहला लाइब्रेरी है आपका पब्लिक लाइब्रेरी, फिर दूसरा आता है आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर आपका आता है स्पेशल लाइब्रेरी, और चौथा नेशनल लाइब्रेरी को जो है। लेकिन 3 लाइब्रेरी के बारे में हमेशा पूछता है कि लाइब्रेरी कितने प्रकार के हैं, तो 3 लाइब्रेरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो 3 लाइब्रेरी ही मारिएगा, ठीक है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और कहीं आप जॉब जाते हैं तो सॉफ्टवेयर की जानकारी ज़रूरी रखना है। जैसे कि देख सकते हैं, OPAC का पूरा नाम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। तो OPAC के बारे में कुछ जानकारी आपको जानना ज़रूरी है कि आपका OPAC कई बार आपसे सवाल में पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपको जल्द बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आप ये यूनिट वाइज देखिएगा, और आपका ये एक साथ आपका 250 क्वेश्चन करवाया जाएगा महामैराथन के तौर पे। और ये ललिन एकेडमी के द्वारा बनाया गया स्पेशल आपके लिए बिहार स्टेट का सवाल। फिलहाल ISBN नंबर, सबसे पहले ये जान लीजिएगा फुल फॉर्म इसका। ISBN नंबर का फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, ठीक है। और ये खास तौर पे RRLF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। RRLF कहाँ बना है, इम्पोर्टेंट है। RRLF आपका बना है, RRLF बना है आपका कोलकाता में 1972 ईस्वी में बना है, ठीक है। ये कई बार आपसे सवाल में पूछता है कि ISBN नंबर कितने नंबर का होता है, तो 2006 तक आप बोल सकते हैं। 2006 तक ये 10 डिजिट का हुआ करता था, परंतु अब ये 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से आपका ये अब 13 डिजिट का होने लगा है। और भाग पूछेगा तो 5 भाग में ये प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए फिलहाल। और चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बुक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका आंसर ये होगा। और फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ISBN नंबर याद नहीं हो रहा है तो कोई भी बुक आप लीजिए और उसके पीछे में देखिएगा, उनके पीछे आपका ISBN नंबर 13 डिजिट का रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSN, इसका भी कई बार सवाल में आ चुका है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। बिहार स्टेट में जितना भी मैं अभी यूनिट वाइज करवाया हूँ 100% आने की संभावना है। मात्र ये 250 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ISS नंबर
तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका भी फुल फॉर्म आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये जनरल की पहचान करता है और ये 8 ही नंबर का डिजिट का होता है, ये 8 नंबर का प्रकाशित करता है, 8 नंबर का होता है और इसका NIC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और जो मैं बता रहा हूँ ये लिखते चलिएगा। एक सवाल से आपका 4-5 सवाल मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके लिए महा मैराथन जल्द लाया जा रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बार कोडिंग का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले आप कई बार सवाल में पूछ चुके होंगे, पढ़े होंगे RFID के बारे में। ठीक है, RFID का यूज खास तौर पे इसी के लिए बार कोडिंग के लिए किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये भी बनाया जा रहा है। और लेकिन बार कोडिंग का उपयोग आपका सर्कुलेशन सिस्टम के उपयोग के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है RFID। जैसे कि हम आपको जस्ट बताएं, ये आ गया है तुरंत। एक सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ललिन अकेडमी के द्वारा यह स्पेशल PDF बनाया गया है। कैसा लग रहा है PDF? और जिनको चाहिए वो ललिन अकेडमी टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं 2.0 पे। ठीक है, तो फिलहाल RFID का पूरा नाम होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं इस पर काम कर चुका हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस कर चुका हूँ मैं अपने कॉलेज के माध्यम से। जब मैं बिलिस किया था उसके बाद अपना ये काम, अब तो मैं स्कूल पे हूँ, स्कूल में रहता हूँ, परंतु ये काम स्टार्टिंग में ही मैं कर चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निस्केयर, सबसे पहले निस्केयर का गठन कब हुआ? और एक सवाल अभी जस्ट आप लोग बनाएं कि निस्केयर किसको चेंज करके बनाया गया है, तो नैस्डॉक को चेंज करके निस्केयर बनाया गया है। तो ये एक सवाल यही था कि कब बनाया गया, तो 2002 में बनाया गया, 2002 में बनाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है सवाल और जवाब बताते चलिएगा। फिलहाल 13 क्वेश्चन आज का कि UGC बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि UGC की सूचना नेटवर्किंग परियोजना कौन सी है, और मैं आपको बताया था कि 1991 में इन्फोनेट की स्थापना की गई है। UGC के द्वारा इन्फोनेट की स्थापना की गई है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब प्यारे से दे रहा हूँ। फिलहाल 14 क्वेश्चन है, एयरनेट का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है आपके लिए? ये खास तौर पे शिक्षा एवं अनुसंधान का उपयोग के लिए किया जाता है, एयरनेट के लिए। इसमें से सवाल मैं आज का 50 क्वेश्चन में गारंटी में कहता हूँ कि BPSC और स्टेट को मिलाकर ये हो सके तो 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। आज के सवाल में आपका लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे 25 क्वेश्चन आने की संभावना है 50 में से। और ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। जैसे OCLC का फिर से फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, फिर भी आ गया है कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, एक सवाल आपके लिए रहेगा इसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्टेट में ये सवाल खास तौर पे आज का क्लास में से 25 क्वेश्चन प्लस रहेगा। तो ध्यानपूर्वक आज का क्लास देखिएगा, जो नहीं देख रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शोध प्रबंधों की डिजिटल रिपोजिटरी कौन सी है? तो डिजिटल रिपोजिटरी कौन सी है? तो शोध गंगा है, शोध गंगा है। ठीक है, शोध गंगा है आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UGC 17 क्वेश्चन है, UGC इन्फोनेट किससे संबंधित है? तो UGC इन्फोनेट आपका E-जर्नल्स कंसोर्टियम से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। डेलनेट का हो जाएगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो ये खास तौर पे रिसोर्स शेयरिंग है आपका। और डेलनेट कब बना है आपको जस्ट अभी हम बताएं, 1988 में बना है डेलनेट, ये इस भी याद रखिएगा। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। E-जर्नल्स किस प्रकार का स्रोत है?
ई जर्नल किस प्रकार का स्रोत है? तो ई जर्नल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी डी रोम का पूरा नाम क्या है? ये कंप्यूटर भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। लाइब्रेरियन के तौर पे कोई भी अब एग्ज़ाम देते हैं आजकल 2025 के आज अपडेट एग्ज़ाम देखते हैं, तो ज़्यादातर सवाल आप पूरे में पढ़िएगा, फिर भी ज़्यादातर सवाल ऐसा ही रहेगा। इस बात को गौर करते हुए पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा आज का क्लास पे। फिलहाल सी रोम का पूछा जा रहा है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। रोम का तो कई बार सवाल में आ चुका है कि रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? 21 क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ये सवाल कई बार आ चुका है। ये इसका आंसर होगा 1969 में शुरू हुई। 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। और एक सवाल मैं बता देता हूँ आपके लिए कि 22 क्वेश्चन आ चुका है आपके पास स्क्रीन पे कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बोला जाता है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी अभी तक फ़िलहाल एग्ज़ाम में आया है उसी के अकॉर्डिंग ये PDF बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को गौर करते हुए आगे बढ़िएगा। ये फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक एक क्वेश्चन सारा एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए 23वां क्वेश्चन है कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो सर्च इंजन का उदाहरण आपके लिए होगा, ख़ास तौर पे आपको पता होगा कि ज़्यादातर सर्च इंजन किस में करते हैं? तो गूगल पे करते हैं हम लोग, बिंग पे करते हैं। तो याद रखिएगा, ये सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये सब। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ओपेक के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ऑनलाइन कब आया है ये ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इन्फ्लुनेट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये ख़ास तौर पे सोल का भी यही लाया था इन्फ्लुनेट, और UGC के द्वारा इन्फ्लुनेट बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन है आज का। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गेटवे सर्विस का कार्य क्या है? गेटवे सर्विस का कार्य क्या है? तो एक्सेस टू अदर्स नेटवर्क का कार्य करता है। एक्सेस टू नेटवर्क अदर्स नेटवर्क का कार्य करता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI में रख लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल की भांति इस साल भी आने की संभावना है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं पूछता है। ये आप सोच सकते हैं कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये एक एक सवाल ज़रूर हमेशा पूछता है। तो ये क्या है? Z39.5 स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? तो ये ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन रिलेटिव से संबंधित है। ठीक है, ये एक सीधा सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटाबेस का उदाहरण क्या है? डेटाबेस का उदाहरण क्या है? तो डेटाबेस का उदाहरण आपका मेटा डाटा भी बोल सकते हैं। डेटाबेस को मेटा डाटा के रूप में जाना जाता है, लेकिन पबमेड इसको बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, सूचना आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जस्टॉर्स किस प्रकार की सेवा है? तो किस प्रकार की सेवा है? तो ये डिजिटल जर्नल की सेवा प्रदान करता है, डिजिटल के रूप में प्रदान करता है। ये खास तौर पे सेवा प्रदान करती है। जैसे कि आपको ओपेक बारे में बता चुके हैं। ऑनलाइन डिक्शनरी क्या है? ऑनलाइन डिक्शनरी का मतलब हो जाता है कि जितना भी आप ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ई बुक क्या है ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने दोस्त लोग से जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं कि आप अपने ध्यान दीजिएगा नेटवर्क पे। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? DOAG किसका डिक्शनरी है? तो ये आंसर होगा आपका ओपेक एक्सेस जर्नल का डिक्शनरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन आज का। फुल फॉर्म ऑफ ई ग्रंथालय बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ई ग्रंथालय ये क्या है? तो ई ग्रंथालय आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये छोटा छोटा सवाल लग रहा होगा, परंतु ये सवाल आपसे सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस बात को गौर कीजिएगा। तो क्लब कंप्यूटिंग का उपयोग
किसमें किया जाता है? तो ये खास तौर पे डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस के लिए किया जाता है। आज के युग में डिजिटल लाइब्रेरी का ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 30 क्वेश्चन आज और 31 क्वेश्चन है। 31 से 40 क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। ब्लॉग किसका उदाहरण है? ब्लॉग किसका उदाहरण है? तो वेब 2.0 टूल्स का उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक एक लाइन मैं चाहता हूँ, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। विकी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर होगा आपका नॉलेज शेयरिंग के लिए किया जाता है। खास तौर पे मैं एक नोटिस बता देता हूँ कि जीके जीएस का क्लास चल रहा है। खान सर का जीके पॉइंटर कंप्लीट किया जा रहा है सर के माध्यम से, तो वो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा। डेली क्लास चल रहा है, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, हिस्ट्री जीके ज्योग्राफी अलग। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि जीके जीएस भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल 33 क्वेश्चन है आपके लिए कि सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण क्या है? तो सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण आपका विशिष्ट विषय पर संसाधनों की सूची करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल स्कॉलर किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्कॉलर सर्च इंजन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट आपको 50 क्वेश्चन को बढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमी के द्वारा, आपको फटाफट 50 क्वेश्चन। मेटा सर्च इंजन क्या है? मेटा सर्च इंजन आपका डॉग पीले है, ठीक है। इसका आप मेटा सर्च इंजन आपका गूगल याहू आपका ये सर्च इंजन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप जस्ट आंसर बताए थे कि सर्च इंजन में कौन सा आएगा, तो देख सकते हैं ये सर्च इंजन में आपका आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। रिसोर्स शेयरिंग ये कई बार सवाल में आ चुका है, ये जितना भी पूछा गया है एग्जाम में आ चुका है। ये 10 साल का सवाल है आपके पास, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिलहाल रिसोर्स शेयरिंग का लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा इकॉनमी और वाइडर एक्सेस का है, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन आज का। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? वर्चुअल लाइब्रेरी कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन एक्सेसिबली ऑनलाइन। खास तौर पे वर्चुअल लाइब्रेरी उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, बात को सुनिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको वर्चुअल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है आपका ये खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि ई-पीडीएफ हो गया आपका, या इंटरनेट के माध्यम से जितना भी सुविधा प्रदान किया जाता है, तो उसको आप खास तौर पे ये 24 घंटा आपके लिए एलिजिबल रहता है। और ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जितना भी वर्चुअल लाइब्रेरी मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से जितना भी आप प्रदान करते हैं इन्फॉर्मेशन, या ई बुक हो या पीडीएफ हो या इत्यादि, उसको आप वर्चुअल लाइब्रेरी के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या है? तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन का ये बार बार इसलिए पूछा जा रहा है कि ये कोहा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। लैपटॉप है तो इसको आप कोहा आप डेमो लीजिएगा। कोहा डेमो आप सर्च कीजिए, आ जाएगा आपके लिए गूगल पे, ठीक है। तो कोहा डेमो का उपयोग आप अन्य जितना भी फ्रेशर लाइब्रेरियन हैं, बिलीज करने वाले या जितने भी हैं, वो कोहा का उपयोग कर सकते हैं कोई भी डेमो के तौर पे। तो कोहा डेमो रहेगा, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मैं पहली बार इसी का उपयोग किया था, सीखा था सॉफ्टवेयर इसी के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सब सॉल्व में आपका खास तौर पे आपका पैसा लगाना पड़ता है, ये पैसा के माध्यम से थोड़ा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। CDS और ISIS आपसे कई बार पूछा जाएगा कि यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है, इस सवाल में आ चुका है। जस्ट ओ हो अभी हम तुरंत बताएं, ये जस्ट आंसर आ गया है। देख सकते हैं आपको एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रख रहे हैं कि CDS और ISIS किस संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। मैं इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये 100% गारंटी है कि इस आज के क्लास में 50% क्वेश्चन आने की संभावना है। नहीं तो ऐसा रहता तो 100% भी आ सकता, परंतु कम क्वेश्चन देगा, इसलिए जितना भी देगा इसी में से देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आज वीडियो को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। जैसे कि यूनेस्को के द्वारा अभी हम आपको बताएं कि ये इसकी स्थापना की गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन रिलेटेबल का उद्देश्य क्या है? तो ये सही जानकारी सही समय पर सही उपयोगकर्ता तक पहुंचाना इसको कहलाता है। आज का 40 क्वेश्चन हो चुका है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेलनेट के जैसे कि हम आपको बताएं कि 1988 में ये बना है, ठीक है, और यूनियन कैटलॉग इसको ख़ास तौर पे किया जाता है उपयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईयरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? ईयरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो ईयरनेट की शुरुआत 1986 में हुई है। 1986 में हुई है। 1986 में हुआ है। 1986 में हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग आपका सोल का उपयोग किया जाता है। हर आप कोई कॉलेज हो या लाइब्रेरियन हो, ये सोल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल बुक सर्विस किसका उदाहरण है? गूगल बुक सर्विस किसका उदाहरण है? तो आपका ये डिजिटल लाइब्रेरी का उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी का उदाहरण है गूगल बुक। और मैं एक बात बता देता हूँ कि आपका फाइट बहुत ही गजब होने वाला है, क्योंकि लाइब्रेरी के साइंस के तौर पे बहुत ही ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते कितना भीड़ है। 5 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म गिरने वाला है। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि आपका 6,500 पोस्ट आने की संभावना है। ऐसे 10,000 था, परंतु 6,500 पे पोस्ट लिया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। फिलहाल आज का सवाल शोध गंगा आपसे कई बार पूछता है कि शोध गंगा हो या गंगोत्री। शोध गंगोत्री भी आपसे कई बार सवाल में रहता है कि इन्फॉर्मेट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या बोल रहा है? PURL का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। पूरा फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, आता है पर्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपको सही का उत्तर भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए स्पेशल क्लास लाया जाएगा आपका 50 यूनिट महामैराथन इसके बाद आ रहा है आपके लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। DOI का पूरा नाम क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बोला जाता है। महामैराथन जरूर देखिएगा। ये मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बार में ही, एक दिन में कंप्लीट मैं करने वाला हूँ 250 क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 5 यूनिट एक ही दिन में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेटा डाटा का कार्य क्या है? मेटा डाटा का कार्य क्या है? तो डेटा के बारे में डेटा देना, ठीक है, इसी को मेटा डाटा बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डबलिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल सब आ चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? डबलिन कोड किससे संबंधित है? तो मेटा डाटा स्टैंडर्ड से संबंधित है। स्टैंडर्ड से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन, और हो सके तो 5 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। ये आपका PDF बनाया गया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिसको PDF चाहिए वो इनको मिल जाएगा। और फिलहाल आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ओपन एक्सेस मूवमेंट किससे उद्देश्य है? तो क्या है ये? खास तौर पे इसका उद्देश्य क्या है? तो ये रिसर्च लिटरेचर फ्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना रहता है इसका। तीनों के बारे में विस्तार से समझा देते हैं क्या है। यह एक मानकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी कार्य, उत्पाद या तकनीक के लिए सर्वसम्मति के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका संगतता और सुरक्षा और गुणवत्ता कार्यशीलता को बढ़ावा देना है। और ख़ास तौर पे यह 3 प्रमुख है, जैसे कि हम आपको बताएं कि ISBN नंबर, ISSN नंबर और Z39.50 बोला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए तीनों को एक एक विस्तार से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ISBN नंबर। तो ISBN नंबर का एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछेगा स्टेट में आपका, मतलब लेट लेगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है ISBN को, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब आगे विस्तार से समझते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की परिभाषा, इसका इतिहास और इसका उद्देश्य, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है परिभाषा में कि ISBN नंबर खास तौर पे याद होना चाहिए कि ये कितने
भागों में है, मतलब कितने डिजिट का रहता है। आपको सबसे पहला पॉइंट तो पूछेगा ही पूछेगा कि आईएसबीएन नंबर 10 डिजिट का हुआ करता था 2006 तक। आपसे पहला सवाल ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि 2006 तक आपका 10 डिजिट का हुआ करता था। अब कितने डिजिट का हो गया है, तो 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी 2007 से आपका ये 13 डिजिट का हो चुका है, प्रकाशित होता है। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं। इसका मेन उद्देश्य रहता है पुस्तक का पहचान करवाना। तो चलिए कुछ जान लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि आईएसबीएन नंबर एक अद्वितीय मानक संख्या है जिसका उपयोग प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेता, ग्रंथालय द्वारा किसी ग्रंथ की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट करता है। और यह किसी विशिष्ट प्रकाशक द्वारा यह प्रकाशित किया गया एक विशेष प्रारूप फॉर्मेट है, या क्या है, फॉर्मेट है, एक विशिष्ट शीर्षक के एक विशिष्ट संस्करण की पहचान करने में मदद करता है। अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि इसका मुख्य उद्देश्य रहता है किसी एक पुस्तक को निश्चित रूप से पहचान करवाना। इसका जिससे उद्देश्य मतलब आपके आदेश देने या बिल बनाने में या स्टॉक नियंत्रण या यातायात या नियंत्रण मतलब लेन देन करने में ये सुविधा होती है। ठीक है, और आपको आईएसबीएन नंबर याद नहीं हो रहा है तो आप कोई भी बुक लीजिए और उसके जस्ट पीछे वाले सबसे लास्ट में देखिएगा, पीछे में आपका ये 13 नंबर 2007 के पहले का होगा तो 10 डिजिट का होगा, और ऐसे फिर ये 13 नंबर का होगा, लिखा होगा 2 4 5 8 अपने नंबर के अकॉर्डिंग लिखा रहता है। तो आप देखिए याद हो जाएगा आईएसबीएन नंबर मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉइंट वे। चलिए बना कब है आईएसबीएन नंबर, पहला पॉइंट याद रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका एमसीक्यू मैं करवाऊंगा 25 क्वेश्चन, और कितना सही हुआ इससे आपका डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना था एक क्लास में। तो चलिए फिर से आगे बढ़ेंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1966 ईस्वी में ब्रिटेन में 9 अंक से किया गया था। कितने अंक से? 9 अंक से, लेकिन पहले एसबीएन बोला जाता था, स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हो सके तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है परंतु उसका उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद रखिएगा कि 1970 में कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO ने इसे ISO 2108 ठीक है मानक के रूप में अनुमोदित किया था। और सबसे पहले जैसे कि हम आपको अभी जस्ट बताएं कि 2001 जनवरी 2007 से ही आपका आईएसबीएन नंबर 10 अंकों से बढ़कर 13 अंकों का कर दिया गया था। तो 2006 तक आपका 10 अंकों का था। ठीक है, उसके बाद आपका 1 जनवरी 2007 से आपका ये 13 अंकों का हो गया। भाग पूछेगा कि कितने भागों में विभक्त है 13 अंकन, तो ये 5 भागों में विभक्त है। भाग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा स्क्रीन पे, मैं समझा देता हूँ आपको। इस तरह से आप बुक खोलिएगा, कोई भी बुक आप खोलिए 2007 के बाद वाला, तो ये ऐसे लाइन पड़ा होगा। ठीक है, दूर दूर में होगा एक एक, और 5 भाग में विभक्त होगा ये लाइन। ठीक है, ये पहला हो गया आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका उसमें अंक लिखा होगा अपना, तो इसी को कहते हैं आपका आईएसबीएन नंबर। जैसे देख सकते हैं ये आपका अंक लिखा हुआ है, आप अपना बुक देखिए, याद हो जाएगा आईएसबीएन नंबर किसको बोलते हैं। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्रेजेंट में पढ़ते पढ़ते आप देख लीजिए, तो जिससे आपको याद होगा कि हाँ इसका है। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले टीचर को ख़ास तौर पे बिना पढ़े भी इतना याद होता है क्योंकि वो काम किए रहते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर वर्किंग कर चुका हूँ लाइब्रेरियन में, तो जिससे हमको याद रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इससे आपको फ़ायदा रहेगा। इंटर्नशिप करना है तो कर सकते हैं आप लोग, याद होने की संभावना रहेगा। अब चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्लास। फिलहाल ये आगे बढ़िएगा। 13 अंक का आपका आईएसबीएन नंबर यह 5 भागों तत्व में मिलकर बना है। जैसे कि हम आपको बताएं कि 5 तत्व में मिलकर बना है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2 शिक्षा मंत्र पे जुड़ सकते हैं। आपका ये टेलीग्राम लिंक आपका दिया हुआ है, नीचे आप जाकर जुड़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? उपसर्ग तत्व किसे बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट में बोला जाता है 5 भागों में से यह GS1 द्वारा प्रदान किया गया एक 3 अंकीय नंबर है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 978, 989 इस तरह से ये प्रकाशित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉइंट में कि दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? पंजीकरण समूह तत्व। ठीक है,
तो पंजीकरण समूह तत्व का उद्देश्य है कि यह देश, भौगोलिक या क्षेत्र, भाषा क्षेत्र जैसे पहचान करता है। इसकी लंबाई 5 अंकों तक हो सकती है। भारत के लिए आवंटित कोड 81 और 93 है। ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये ज़रूर पूछेगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा। कल आपसे बताया गया था आपका मार्क और CCF के बारे में, तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। फ़िलहाल क्या बोल रहा है, रजिस्टर पंजीयक तत्व क्या है? यह एक विशिष्ट प्रकाशक की पहचान करता है। इसकी लंबाई 7 अंकों तक हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रकाशन तत्व, प्रकाशन का तत्व वो पंजीयन तत्व था। यह एक प्रकाशक के लिए विशिष्ट प्रकाशन संस्करण की पहचान करता है। इसकी लंबाई आपका 6 अंकों तक हो सकती है। और थोड़ा PDF ख़राब बन चुका है, मैं अनुरोध करूँगा, माफ़ी चाहूँगा अपने टीम के माध्यम से कि ये जांच अंक चेक डिजिट आपका ये 10 अंकों के लिए होता है और ये त्रुटि को पहचान करने में सहायता करता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है ISS नंबर, और जैसे कि ISS नंबर से बताने से पहले मेन इसका आवंटन बता देते हैं आपका, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ISBN नंबर आवंटन राष्ट्रीय स्तर पर नियमित पंजीकरण संस्था द्वारा किया जाता है और सबसे पहले यह भारत के राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी द्वारा ISBN नंबर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ये पता होगा, जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। और पहला पॉइंट याद रखिएगा, आपसे सीधा सवाल पूछेगा और ये पूछ चुका है एग्जाम में कि ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप बोलिएगा राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक सवाल पूछ सकता है कि ये एजेंसी कहाँ स्थित है, तो ये बता दीजिएगा कि दिल्ली में स्थित है। चलिए अब ISS नंबर के बारे में विस्तार से समझते हैं। ISS नंबर क्या है? सबसे पहला पॉइंट फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। एक एक पॉइंट रखिएगा, फोकस क्लास पे रखिएगा, क्योंकि MCQ फिर आपसे बनेगा नहीं तो उम्मीद फिर बोलिएगा सर आपका समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका फोकस पढ़ाई पे नहीं होगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, परिभाषा देते हैं ख़ास तौर पे, जैसे कि आपका उसमें ISBN नंबर समझ में आया होगा कि किसको द्वारा किसका पहचान कराया जाता है, उसी अकॉर्डिंग कि यह जर्नल, समाचार पत्र, इसमें खासतौर पे जर्नल, समाचार पत्र, रिपोर्ट आदि जैसे धारावाहिक प्रकाशनों की पहचान के लिए ये खास तौर पे 8 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 8 अंकों का कोड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब कोई धारावाहिक एक अधिक मीडिया प्रारूप जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित होता है, तो जो प्रत्येक प्रारूप को एक अलग ISS नंबर, याद रखिएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है, को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए इतिहास को जान लेते हैं, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पहला पॉइंट रहेगा कि इसका विकास ISO द्वारा किया गया है और यह पहली बार 1975 में ISO 3297 मानक के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसमें खासतौर पे यह पेरिस में स्थित ISSN अंतर्राष्ट्रीय केंद्रित विश्व स्तर पर इसका प्रकाशन करता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संस्था निस्केयर नई दिल्ली IS नंबर का आवंटित करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। निस्केयर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि निस्केयर कब बना, क्योंकि मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूँ निस्केयर के बारे में। ऐसे ही आपको रोज़ टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा। कल आपका हो सके तो DDC के बारे में और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में बताया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, रोज़ रात 8 बजे आपका क्लास होगा और साथ ही में 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लग रहा है क्लास। चलिए फ़िलहाल संरचना इसके बारे में जान लेते हैं। ख़ास तौर पे इसका प्रारूप 8 अंकों का होता है, जैसे कि मैं अभी बताएं, और जो ये ख़ास तौर पे हाइपन और 2-4 अंकीय संख्याओं में विभाजित होता है। कितने? तो 2-4 अंकों में विभाजित होता है। अंतिम रूप से यह एक जांच अंक 0 से लेकर 9 या X होता है, जिसका गणना मॉड्यूल्स 11 मॉड्यूल्स की विधि के लिए की जाती है। ठीक है, ISBN नंबर
एक विपरीत ISS नंबर का प्रकाशक या उसके स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ये जर्नल और प्रकाशन पत्रिका का प्रकाशन करता है, ये बुक की सब का प्रकाशन करता है। दोनों में बहुत डिफरेंट है, याद रखिएगा। और ISS नंबर जितना इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं ZNN के बारे में जान लेते हैं। Z39.50 बहुत बार ये सवाल आ चुका है और ये मैं बता देता हूँ कि 12 सितंबर का जो रेलवे में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आया है ये सवाल। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए क्या बढ़ रहा है Z39। सबसे पहले ये है क्या, ठीक है, ये आपसे सीधा सवाल पूछेगा एग्ज़ाम में सीधा सवाल था कि Z39.05 प्रोटोकॉल है क्या। तो यह ख़ास तौर पे यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्वालिटी ख़ास तौर पे सर्वर संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजना और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक ख़ास तौर पे ANSI या AISO मानक Z39.50 ISO मानक 23950 द्वारा आच्छादित रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट Z39 का पहला पॉइंट क्या बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय खास तौर पे प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर डेटाबेस को जानकारी प्रदान करता है। ये सीधा सवाल यही आंसर था उसका, मैं अपने छात्र को बताया था कि यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉइंट में। यह आवश्यकता खास तौर पे यह नकल सूचीकरण कॉपी कैटलॉगिंग या ग्रंथालय को दूसरे ग्रंथालय के डेटाबेस में सूचीकरण रिकॉर्ड सीधा अपने सिस्टम से डाउनलोड करने में अनुमति देता है, जिससे समय को बचत होती है या फोर्थ लॉ भी बोल सकते हैं। अंतःक्रियाशीलता, ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट बाय पॉइंट है आपका। अंतःक्रियाशीलता या अंतःग्रंथालीय संघ सूची निर्माण, ये सब यूनियन कैटलॉग, ये खास तौर पे विभिन्न संचार संरचना वाले सिस्टम को एक काम करने की क्षमता प्रदान करता है या किसी ग्रंथ या अन्य ग्रंथालय उपलब्धता को पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आपको आगे बढ़ते हैं मॉडल के रूप में, ये क्वालिटी खास तौर पे सर्वर मॉडल पे आधारित है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पे स्रोत सिस्टम जान लेते हैं। ये क्वालिटी कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को खोजने में Z39 के प्रारूप में परिवर्तन कर सर्वर में भेजता है। ये पॉइंट था। अब आते हैं आपका MCQ के तौर पे। जितना आपको समझाना था मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आप आइए MCQ के तौर पे, ठीक है। MCQ के तौर पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ISBN नंबर का पूर्ण रूप, जैसे कि हम आपको इसका फुल फॉर्म बताए थे। फुल फॉर्म पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लेट का एग्ज़ाम आपका आएगा तो फुल फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 से 15 सवाल रहेगा, उसमें फुल फॉर्म तो ज़रूर रहेगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जो करना है कीजिएगा। ISBN नंबर का पूरा नाम बताइएगा। तो क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बोलते बोलते थक जाते हैं दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो को बस ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन 2025 करके, जो नहीं देखे हैं कल का वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ISBN नंबर का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी भी पुस्तक, जैसे कि हम आपको बताएं, किसी भी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट की पहचान के लिए करवाता है, ठीक है। ये 13 अंकों का कब से होने लगा है, तो ये 13 अंकों का आपका 1 जनवरी 2007 से ISBN नंबर अंक प्रदान किया गया है, तो 13 अंकों का हो गया है। ऐसे पहले 2006 तक आपका 10 ही था। चलिए कैसा लग रहा है सवाल, MCQ भी बताइएगा, आपके लिए स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्या बोल रहा है, ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपको बताए थे पॉइंट, जो भी मैं आपको समझाया हूँ वो देख सकते हैं कि वही MCQ आ रहा है। तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा ISBN नंबर प्रदान किया जाता है। जो भी लोग ध्यान से पढ़े होंगे वो MCQ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन और थ्योरी दोनों में करवा रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि कमेंट करके आप बताइए कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। तो चलिए ये 13 अंकों का खास तौर पे ISBN नंबर का पहला तत्व 97, जैसे कि हम आपको ये भी पॉइंट बताए थे, 3 अंकों का
क्या कहलाता है? तो ये उपसर्ग तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ISBN नंबर पंजीकरण समूह रजिस्टर ग्रुप एलिमेंट की पहचान करता है। तो ये देश, भौगोलिक और जैसे कि क्षेत्र भाषा में करता है। ये सब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझाते चल चुके थे, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए खास तौर पे SBN, आपको SBN आपको हम बताए थे कि सबसे पहले 9 नंबर का प्रदान किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था। और मैं आपको ईस्वी भी बताया था, कब हुआ था ईस्वी। तो जो याद है फटाफट कमेंट में कीजिएगा कि मैं आपको जस्ट ईस्वी भी बताया था कि कब 9 नंबर का डिजिट का प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ISS नंबर फुल फॉर्म बताइएगा। हम बार बार फुल फॉर्म याद दिलवा रहे थे आप लोगों से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ISS नंबर किस प्रकार का प्रकाशनों को दिया जाता है? तो ये धारावाहिक प्रकाशनों को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन आज का। 10वां क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूँ, जिनको GK GS पढ़ना है, जिनको GK GS का क्लास करना है, आपको लर्निंग एकेडमिक के द्वारा ही वीडियो पोस्ट कर दिया गया है GK GS का। और खान सर का पॉकेट GK भी करवाया जा रहा है। हिस्ट्री का टीचर स्पेशल मैं लाया हूँ आपके लिए, तो देख सकते हैं जाकर, वीडियो पोस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। GK GS पे भी फोकस कीजिएगा। और जैसे ही आपका लेट का एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको तुरंत टीचर एप्टीट्यूड भी 30 नंबर का मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है टीचर एप्टीट्यूड पढ़ने का। मात्र वो महामैराथन चलेगा, एक ही दिन में आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा फालतू का टेंशन नहीं लेने का है। टीचर एप्टीट्यूड पे आप लाइब्रेरी पे ही फोकस कीजिए, मैं उसके लिए मैं हूँ। क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊँगा, साथ ही साथ पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता भी चलूँगा। तो फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आज का। 10वां क्वेश्चन करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ISS नंबर कोड कितने अंकों का है? तो हम आपको बताएं कि 8 अंकों का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ISS नंबर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। ये मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझा चुका हूँ, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन, जैसे कि ISS नंबर आवंटन कौन सी संस्था करती है? जैसे कि ISO के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए कि ISBN नंबर और ISS नंबर दोनों अंतिम रूप से क्या का इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये चेक जांच अंक है, चेक डिजिट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि Z39.5 आपसे सीधा सवाल ये पूछा जा चुका है। मैं गारंटी करता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आने की संभावना 100% है। कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं गारंटी कर रहा हूँ कि यही सवाल आएगा आपसे, सीधा सवाल। बस आप कर सकते हैं तो रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। आप एग्ज़ाम आने से पहले, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप ज़रूर इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि सारे टीचर सही पढ़ाते हैं, परंतु मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ टॉप मेन देख कर कि कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिलहाल Z39 क्या है? तो डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम Z39 के बारे में विस्तार से बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे कि Z39.5 प्रोटोकॉल किस मॉडल पर आधारित है? तो ये क्वालिटी सर्वर मॉडल पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट मैं करवाते चल रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि Z39.5 मॉडल्स में क्वालिटी कंप्यूटर सिस्टम में क्या कहा जाता है? तो ये सिस्टम सोर्स सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा PDF ख़राब बन गया, तो आगे बढ़ेंगे, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि 20वां क्वेश्चन देखिएगा कि GS1 संगठन ISBN नंबर के लिए कौन से उपसर्ग तत्व उपलब्ध कराए गए हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि 903 अंकों का प्रदान किए गए हैं, 978 और 989 मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में। और 21 क्वेश्चन है आज का। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ISBN नंबर संरचना में पंजीकरण रजिस्टर एलिमेंट किसकी पहचान करता है?
21 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और मैं बता देता हूँ आपको कि क्लास आपका डेली रोज़ ऐसा ही चलेगा जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए, और साथ ही साथ महामैराथन भी चलेगा। फिलहाल आप इस क्लास में जुड़े रहें पंजीकरण समूह के भीतर एक विशिष्ट प्रकाशन के तौर पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन आज का। SRU और SRW प्रोटोकॉल किस पुरानी तकनीक की कार्य क्षमता को वेब पर लाने के लिए विकसित किए गए हैं? तो ये खास तौर पे Z39.5 के लिए किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSN का जांच चेक डिजिट का मॉड्यूल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये खास तौर पे 11 मॉड्यूल्स है। मैं आपको बताया था 11 एलिमेंट था। ये मैं जितना भी पढ़ाया हूँ सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिलहाल 24 क्वेश्चन आज का कि किस पुस्तक के हार्ड कवर और पेपर बैक संस्करण के लिए ISBN नंबर कैसा होगा? तो ये दोनों के लिए अलग अलग ISBN नंबर होगा। ठीक है, चलिए आज का 25 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपके लिए थ्योरी भी रहा और प्लस MCQ भी रहा आज का। तो कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा। और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले आप लास्ट तक जुड़ रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन मैं बता दे दूँगा कि कब तक आपका हो सके। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम आने की संभावना है। तो Z39.50 प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य आपके लिए है कि विभिन्न डेटाबेस सिस्टम के बीच सूचना खोजने और सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब नोटिस जान लेते हैं खास तौर पे कि आपका स्टेट लेट का एग्ज़ाम, जैसे कि स्टेट का नोटिफिकेशन आपको पता हो गया होगा कि 19 सितंबर से फिर से शुरू हो चुका है। फॉर्म का डेट 19 सितंबर से 27 सितंबर तक शुरू हो चुका है। और जिनको खास तौर पे टीचर का भी तैयारी आप लोग करते हैं BPSC टीचर का, तो उसके लिए भी आपका क्लास चल रहा है इसी चैनल के माध्यम से। और ललिन एकेडमिक में आपका स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है साइंस NCERT। जो भी टीचर हैं वो जाकर देख सकते हैं ललिन एकेडमिक। ये आपका 2.0 है। ललिन एकेडमिक में देखिए आपका पढ़ाया जा रहा है टीचर एप्टीट्यूड, ये सब सारा कुछ शिक्षा के तौर पे। और इसमें आपका जनरल कंपटीशन सारा कुछ चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ क्लास, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा ही क्लास चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट में करके थैंक यू और धन्यवाद ज़रूर बताइए कैसा लगा क्लास। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे मात्र ललिन एकेडमिक शिक्षा मंत्र 2.0। आज के लिए इतना ही इस चैनल के माध्यम से। फिर मिलेंगे कल इसी चैनल के माध्यम से।